अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और ये 2016 का पेपर है जो हम डिस्कस करने लगे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है कि हनी बी हैज़ स्पेशलाइज्ड माउथ पार्ट्स फॉर। अच्छा, ये जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनमें जो लास्ट क्लास है जिसका नाम है इंसेक्टा, जिसे हेक्सापोडा भी कहते हैं, उसके डिफरेंट मेंबर्स के पास डिफरेंट तरह के माउथ पार्ट्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं उनके अपने फीडिंग के हवाले से। इन जिस टाइप का वो खाना खाते हैं, जिन चीज़ों के ऊपर वो फीड करते हैं, उसके हिसाब से उनके अंदर माउथ पार्ट्स होते हैं। और यही वजह है ये एक वजह है इनके सक्सेसफुल होने की, क्योंकि इनके पास डिफरेंट तरीके के माउथ पार्ट्स हैं जो कि डिफरेंट टाइप के फीडिंग हैबिट्स को जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो इसमें जो हनी बी है, तो हनी बी के माउथ पार्ट्स जो हैं उन्हें च्यूइंग एंड लैपिंग के अंदर जो है वो रखा जाता है। यानी च्यूइंग एंड लैपिंग किसे कहते हैं? च्यू तो आपको समझ आता है कि चबाने को कहते हैं, लैपिंग कहते हैं रगड़ने को, दो चीज़ों के दरमियान जो है वो रगड़ने को कहते हैं। तो ये बेसिकली इसके अंदर पाया जाता है। च्यूइंग एंड बाइटिंग जो है ये कॉकरोच के अंदर पाया जाता है। कॉकरोच के अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो च्यूइंग एंड बाइटिंग टाइप होते हैं, बाइट करना और च्यू करना। सकिंग टाइप जो है ये उसके अंदर पाए जाते हैं मस्कीटो के अंदर। साइफनिंग टाइप जो है ये बटरफ्लाई के अंदर पाए जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप के माउथ पार्ट्स डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स के अंदर हमें मिलते हैं। नाउ दिस वन इज़ द फंक्शन ऑफ द आर्टरी। अच्छा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज रहते थे कि आर्टरी और वेन के दरमियान डिफरेंस क्या होता है। तो जो पुरानी डेफिनेशन थी वो ये थी कि आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और जो वेन है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, देखें यहाँ पर दिया हुआ भी है कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट जो प्रॉपर डेफिनेशन है इसकी वो ये है कि हर वो पाइप जो कि ब्लड को लेकर जाएगा हार्ट से, ठीक है, ये हमारे पास हार्ट है, ठीक है, ये हमारे पास हार्ट है। तो कोई भी पाइप जो है जो कि इसमें से ब्लड को लेकर जाएगा, ठीक है, अगर मैं एरो इस तरफ बना दूं तो ये जो है हमारे पास कहलाएगा क्या? ये हमारे पास आर्टरी होगी। और कोई भी पाइप जो कि ब्लड को लेकर आएगा इसकी तरफ, वो वेन होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो दिस वन इज़ द फंक्शन ऑफ द आर्टरी। ये कैरी करता है ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, यानी ये हार्ट से ब्लड को लेकर जाने वाली जो पाइप होता है वो आर्टरी होती है। ज़्यादातर आर्टरीज़ क्या, तकरीबन सारी ही आर्टरीज़ के अंदर जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सिवाय एक आर्टरी के, और ये वो आर्टरी है जो कि ब्लड को लेकर जाती है लंग्स में। अब जाहिर है लंग्स के अंदर अगर ब्लड जा रहा है तो वो ऑक्सीजन लेने जा रहा है। तो अगर वो ऑक्सीजन लेने जा रहा है इसका मतलब अभी उसके पास ऑक्सीजन की कमी है, यानी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो वो वाहिद आर्टरी है जिसके अंदर जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसे हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। और एक वेन होती है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये वो वेन है जो लंग से ब्लड को लेकर आती है हार्ट की तरफ, तो ये पल्मोनरी वेन होती है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बट प्रॉपर डेफिनेशन आर्टरी और वेन की है ये कि जो हार्ट से ले जाने वाली है वो आर्टरी है और जो हार्ट की तरफ लाने वाली है वो वेन है। Now all the representative of this class of protozoa they are parasitic। जो फाइलम प्रोटोजोआ है उसे 5 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली क्लास है जिसका नाम है फ्लैजेलेटा, एक क्लास है जिसका नाम है सीलिएटा, एक का नाम जो है वो हमारे पास है सार्कोडीना, ठीक है। राइजोपोडा जो है वो सीलिएटा का ही दूसरा नाम है आई थिंक। और जो लास्ट क्लास है उसका नाम है स्पोरोजोआ। तो स्पोरोजोआ वाली जो क्लास है उसके अंदर सारे के सारे मेंबर्स जो हैं वो पैरासाइट्स होते हैं। दैट इज़ वाई उनके पास लोकोमोटरी ऑर्गेनल नहीं होते, मूवमेंट के लिए स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्हें ज़्यादा मूवमेंट की ज़रूरत नहीं होती, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो स्पोरोजोआ के मेंबर्स जो हैं वो पैरासाइट होते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थ्स जो है ये फ्लैटवर्म्स है जिसके अंदर प्लेनेरिया आता है, जिसके अंदर टेपवर्म आता है। तो इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो इस तरह का एक सेल होता है जिसे आप फ्लेम सेल का नाम देते हैं, ठीक है, ये फ्लेम सेल होता है। इसके में यहाँ पे सीलिया मौजूद होते हैं और ये हिल रहे होते हैं मसलसल, जिसकी वजह से इसे फ्लेम सेल का नाम देता है। तो यहाँ पर कई बार फ्लेम सेल नहीं दिया हुआ, लेकिन फ्लेम सेल्स का दूसरा नाम जो होता है वो होता है प्रोटोनेफ्रीडिया। तो प्रोटोनेफ्रीडिया जो है ये, या फ्लेम सेल अगर लिखा हुआ हो तो ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स के। जो नेफ्रॉन्स हैं ये बड़े एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, फिशेस से लेकर जो आखिर तक मैमल्स हैं उनके अंदर नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स जो हैं ये इंसेक्ट्स के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं। तो कॉकरोच की जब बात होगी तो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल की बात होगी। और मेटानेफ्रीडिया या नेफ्रीडिया जो है ये अर्थवर्म के अंदर जो है ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। फिशेस की स्टडी एक थियोलॉजी कहलाती है, ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स की स्टडी होती है, ऑस्टियोलॉजी जो है, ऑस्टियो कहते हैं बोन को, तो ऑस्टियोलॉजी जो है ये उसकी स्टडी हो गई।
बाकी हाइड्रोबायोलॉजी जो है दिस इज लाइफ जो कि पानी के अंदर पाई जाती है, उसकी स्टडी जो है वो ये हाइड्रोबायोलॉजी के अंदर आती है। ना क्वेश्चन नंबर 6 है कि मार्सूपियल्स आर डैश। मार्सूपियल्स जो है ये जो मैमल्स की एक क्लास है, मैमल्स खुद एक क्लास है, उसके अंदर सब क्लास जो है 3 सब क्लासेस हैं। एक सब क्लास जो है हमारे पास वो एग लेइंग मैमल्स होते हैं जिन्हें प्रोटोथीरिया कहते हैं। उसके बाद सेकंड कैटेगरी होती है जिसे मेटाथीरिया कहते हैं। मेटाथीरिया के अलावा इनका दूसरा नाम है पाउच मैमल्स, या इन्हें मार्सूपियल मैमल्स भी कहते हैं क्योंकि इनके पास एक पाउच होता है जिसे मार्सूपियम कहते हैं। तो मार्सूपियल्स के बारे में कैंगरू इसकी एग्जाम्पल के अंदर आता है, कोला बेयर इसकी एग्जाम्पल के अंदर आता है। तो पूछा ये गया है कि मार्सूपियल्स जो हैं वो इनमें से किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो मार्सूपियल्स जो हैं ये वीवीपैरस होते हैं। वीवीपैरस वो तमाम एनिमल्स होते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं। तो मार्सूपियल्स जो हैं इनका भी बच्चा पैदा होता है, हालांकि इनका जो बच्चा पैदा होता है वो काफ़ी इमेच्योर होता है, क्योंकि इनके पास वो कनेक्शन नहीं होता जिसके ज़रिए पूरी डेवलपमेंट हो सके। उस कनेक्शन को हम प्लेसेंटा कहते हैं, तो इनके पास प्लेसेंटा नहीं होता। जो थर्ड कैटेगरी है जिन्हें प्लेसेंटल मैमल्स कहते हैं, उनके पास प्लेसेंटा होता है, तो उनका बेबी जो है वो मेच्योर फॉर्म के अंदर जो है वो बर्थ उसकी होती है। अच्छा, एग लेइंग मैमल्स जो है ये आपकी फर्स्ट कैटेगरी है जिसे हम प्रोटोथीरिया कहते हैं, जिसके अंदर डकबिल प्लेटिपस आता है, एकिडना आता है, और ओवीपैरस वो होते हैं जो अंडे देते हैं। जो आपके बर्ड्स हैं वो भी ओवीपैरस हैं, जो एग लेइंग मैमल्स हैं वो भी ओवीपैरस हैं, जो रेप्टाइल्स हैं वो भी ओवीपैरस हैं। इससे पीछे जितने भी हैं वो ओवीपैरस के अंदर आता है। द बॉडी कैविटी ऑफ ग्रास हॉपर इज नोन एज, ग्रास हॉपर या इंसेक्ट्स की जो बॉडी कैविटी होती है उसे हम कहते हैं हेमोसील। इनके अंदर सीलोम जो होता है, सीलोम वो स्पेस होती है जो कि मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से बनती है। सीलोम इनका बहुत छोटा होता है, जबकि उसके बजाय एक बड़ी कैविटी होती है जिसे हीमोसील कहते हैं, जिसके अंदर इनका ब्लड पड़ा हुआ होता है। तो ऐसा टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड जो है ना वो पाइप्स के अंदर ना हो बल्कि एक कैविटी के अंदर, बॉडी कैविटी के अंदर फैला हुआ हो, ऐसा टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है ओपन टाइप। तो इंसेक्ट्स के अंदर ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इनका जो ब्लड है वो कलरलेस होता है, उसे हीमोलिम्फ का नाम देते हैं। तो वो हीमोलिम्फ, ये हीमोलिम्फ है और ये जिस स्पेस के अंदर मौजूद है उसे हम हीमोसील कहते हैं। ठीक है, सीलोम मैं बता चुका हूँ। ट्रू सीलोम जो होता है वो जो दरमियान वाली लेयर होती है, चैप्टर नंबर 10 में मैंने एक्सप्लेन किया है, दरमियान वाली जो लेयर होती है एनिमल जब बन रहा होता है उस वक्त वो मेसोडर्म कहलाती है। जब मेसोडर्म टूटती है, मेसोडर्म जब टूटती है तो उसके टूटने से 2 लेयर्स बनती हैं, एक इधर, और इसके दरमियान जो कैविटी है दिस इज कॉल्ड ट्रू सीलोम। जबकि सूडोसील जो है ये फॉल्स सीलोम है। फॉल्स सीलोम वो होता है कि देखें, अगर इस कैविटी की बात करें तो इसके इस तरफ भी मेसोडर्म है और इस तरफ भी मेसोडर्म है। ठीक है, इस कैविटी के दोनों तरफ मेसोडर्म है। अगर एक कैविटी बने जिसके एक तरफ मेसोडर्म हो और दूसरी तरफ एंडोडर्म हो, फॉर एग्जांपल ये मेसोडर्म है और ये है एंडोडर्म और इनके दरमियान में ये कैविटी है, तो ऐसी कैविटी जिसके दोनों तरफ मेसोडर्म ना हो ऐसी कैविटी कहलाती है सूडोसीलोम या सूडोसील। अभी जो स्किज़ोसील है ये बेसिकली ट्रू सीलोम की ही वैरायटी होती है। ट्रू सीलोम जो है वो 2 तरीक़ों से बनती है, एक को स्किज़ोसीलोम कहते हैं और एक को एंटेरोसीलोम कहते हैं। ये खैर डिटेल है तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करता ना। ह्यूमन सेक्स हार्मोन, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। ह्यूमन सेक्स हार्मोन जो है वो स्टेरॉइड की कैटेगरी के अंदर आते हैं। न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन दे कंबाइन टू फॉर्म। अच्छा, जाहिर सी बात है, आसान सा आपको सामने नजर आ रहा है कि अगर ये दोनों मिलेंगे तो एक ऐसी चीज़ बनेगी जिसके अंदर ये दोनों हो। तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन जो है वो प्रोटीन से आ गया, तो न्यूक्लियो प्रोटीन। इसकी जो एग्जाम्पल है वो है क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है जो कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर आता है। ठीक है, और साथ में इसके अंदर प्रोटीन्स पाई जाती हैं क्रोमोसोम्स के अंदर। हिस्टोन प्रोटीन्स भी होती है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं, तो ये दोनों मिलाकर न्यूक्लियो प्रोटीन बनता है। लाइपोप्रोटीन के अंदर लिपिड और प्रोटीन होगा। आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है, उसके अंदर लिपिड और प्रोटीन मिलकर सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। ग्लाइकोलिपिड के अंदर ग्लाइको कवर्ड कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है और लिपिड के लिए होता है, और ग्लाइकोप्रोटीन भी ग्लाइको कवर्ड कार्बोहाइड्रेट के लिए और प्रोटीन सिंपल प्रोटीन के लिए। नाउ द एनिमल हैविंग फॉल्स बॉडी कैविटी, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर एक कैविटी ऐसी है कि जिसके एक तरफ मेसोडर्म है लेकिन दूसरी तरफ मेसोडर्म नहीं है बल्कि दूसरी तरफ एंडोडर्म है, तो ऐसी कैविटी कहलाती है फॉल्स बॉडी कैविटी, या इसे हम कहते हैं सूडोसीलोम, और ऐसे एनिमल्स कहलाते हैं सूडोसीलोमेट। एसीलोमेट वो एनिमल है कि जिसके अंदर इस तरह की कोई कैविटी बने ही नहीं, कोई कैविटी ना बने, ठीक है, तो वो एसीलोमेट है। और सीलोमेट वो है कि जिनके अंदर ट्रू सीलोम हो, यानी ऐसा सीलोम जिसके दोनों तरफ मेसोडर्म हो। प्रोटोस्टॉम्स वो एनिमल्स होते हैं कि जिनके अंदर जो ब्लास्टोपोर है
अब ये ब्लास्टोपोर क्या है, तो होता यह है कि जब मैं दिखाता हूँ, ये चैप्टर नंबर 10 के स्टार्ट में हमने डेवलपमेंट देखी थी कि किस तरह से एनिमल की अर्ली लाइफ जो है वो स्टार्ट होती है। स्पर्म और ओवम मिलते हैं, जाइगोट बनता है, जाइगोट डिवाइड होता है, मल्टीपल डिवीजन्स होती हैं, उन्हें क्लेवेज कहते हैं, फिर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है मोरुला, फिर 2 लेयर वाला स्टेज बनता है जिसे हम ब्लास्टोला कहते हैं, और उसके बाद 3 लेयर वाला स्टेज आता है जो गैस्ट्रोला कहलाता है। तो गैस्ट्रोला वाले स्टेज में होता यह है कि फोल्डिंग होती है, ये आपको फोल्ड होती हुई नज़र आ रही है। पहले अगर आप देखें तो ये एक्टोडर्म है, ग्रीन ब्लू वाली एक्टोडर्म है, ठीक सॉरी ऊपर वाली ब्लू वाली एक्टोडर्म है, और नीचे वाली जो है ये वो लेयर है जिससे आगे जाकर एंडोडर्म बनेगी। उसके बाद अगर आप देखें तो ये ब्लू वाली लेयर आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, और ये वाली जो ब्लू वाली लेयर थी अब ये ग्रीन कलर में चेंज हो गई है और अब ये एंडोडर्म कहला रही है। तो ये फोल्ड हुआ है, ये स्ट्रक्चर अंदर की तरफ इस तरह से गया है। तो इस फोल्डिंग की वजह से एक अदद कैविटी बनी है यहाँ पे जो कहलाती है आर्कन्ट्रॉन, जिससे आगे जाकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनना होता है, और इसकी एक ओपनिंग है, ये ओपनिंग जो आपको नज़र आ रही है दिस इज कॉल्ड ब्लास्टोपोर। अगर इस ब्लास्टोपोर से माउथ बन जाए तो ऐसे एनिमल्स कहलाते हैं प्रोटोस्टोम्स, अगर इससे एनस बन जाए तो ये ऐसे एनिमल्स कहलाते हैं ड्यूट्रोस्टोम्स। ठीक है, नाउ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। अब यहाँ पर प्लांट्स की बात नहीं हो रही, ये एनिमेलिया, ये जोलॉजी का पेपर है, तो इसके अंदर अगर आप बात करें तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है ये सीलेंट्रेट्स का मेन फीचर है। सीलेंट्रेट्स जो है ये फाइलम निडेरिया है जिसके अंदर जेलीफिश आती है, हाइड्रा आता है। तो इनके अंदर ये होता है कि ये 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, एक सर्कुलर सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर जिसको हम पॉलिप का नाम देते हैं, और एक अम्ब्रेला फॉर्म के अंदर जिसको हम मेडुसा कहते हैं। तो कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी फॉर्म चेंज करते हैं, यानी जब पॉलिप के अंदर रिप्रोडक्शन होगी तो उसके बच्चे इस तरह के पैदा होंगे, और जब ये आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे तो इनके बच्चे इस तरह के पैदा होंगे। तो ये प्रोसेस कहलाता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एनालिडा वो हैं जो सेगमेंटेड वर्म्स कहलाते हैं जिसके अंदर अर्थवर्म आता है, पॉलीफेरा वो हैं जो स्पंजेस कहलाते हैं, और आर्थ्रोपोडा तो खैर आपको पता है। एनिमल्स हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर कॉल्ड। एक ही एनिमल की बॉडी के अंदर अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाएं, यानी दोनों गैमेट्स बनाने की एबिलिटी उसके अंदर मौजूद हो, तो ऐसे एनिमल्स कहलाते हैं हर्मैफ्रोडाइट। हर्मैफ्रोडाइट के लिए जो दूसरा वर्ड यूज किया जाता है वो किया जाता है बाइसेक्सुअल। ठीक है, एक ही बॉडी के अंदर दोनों सेक्सेस मौजूद हैं, दोनों गैमेट्स बनाने वाले स्ट्रक्चर मौजूद हैं। और प्लांट्स के अंदर यूजुअली एक टर्म यूज की जाती है जिसे हम कहते हैं मोनोशियस। इसका मतलब भी सेम होता है, यानी एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों बने। तो ये तीनों वर्ड्स का मतलब एक ही है। इसका ऑपोजिट जो है वो है यूनिसेक्सुअल, यानी एक बॉडी के, जिस तरह हम हैं यूनिसेक्सुअल, हमारे एक बॉडी के अंदर एक तरह का जो है वो गैमेट बनाने वाली बॉडी होती है। मेल है तो उसके पास टेस्टिस होते हैं जो स्पर्म्स बनाते हैं, और फीमेल है अगर तो उसके पास ओवरीज होती हैं जो ओवम बनाते हैं। यूनिसेक्सुअल के लिए एक और वर्ड यूज़ किया जाता है और वो है हेट्रोफ्रोडाइट, दोनों का मतलब सेम है। और तीसरी टर्म जो इस्तेमाल होती है वो है डायोशियस। इन तीनों टर्म का मतलब ये है कि एक बॉडी में एक तरह का गैमेट बनेगा। प्रोटोथीरिया जो है ये मैं बता चुका हूँ, वो मैमल्स हैं कि जो अंडे देते हैं। ना एनिमल्स हैव बोथ मेल एंड, अच्छा ये हो गया। लार्वा ऑफ स्पंजेस, डिफरेंट टाइप, डिफरेंट फाइलम के लार्वा जो हैं उनके डिफरेंट नेम्स हैं। तो स्पंजेस जो हैं, जो सबसे पहला फाइलम है, उनका लार्वा जो है वो एम्फीब्लास्टुला लार्वा कहलाता है। उसके बाद निडेरिया है नेक्स्ट फाइलम, उसका जो लार्वा है वो प्लेनुला लार्वा कहलाता है। टेडपोल जो है ये फ्रॉग के अंदर पाया जाता है। और ये जो ट्रोकोफोर लार्वा है, ये ट्रोकोफोर लार्वा जो है ये एनालिड्स और मॉलस्का के अंदर जो है वो देखने को मिलता है। ना दीज हैव कंप्लीट वेंटिलेशन। ना कंप्लीट वेंटिलेशन की, जब भी वेंटिलेशन किसे कहते हैं, वेंटिलेशन कहते हैं इन एंड आउट ऑफ द गैसेस को, या सॉरी गैसेस नहीं, इन एंड आउट ऑफ द एयर को। ठीक है, हमारे लंग्स के अंदर हवा जाती है और फिर लंग्स से बाहर आती है, दिस इज कॉल्ड वेंटिलेशन। अब वेंटिलेशन जो है ये कंप्लीट भी होती है और इनकम्प्लीट भी होती है। ठीक है, इनकम्प्लीट वेंटिलेशन का मतलब ये है कि ये अगर हमारे पास लंग्स हैं, ठीक है, ये अगर लंग्स हैं तो इसके अंदर अगर हवा जारी है और इसके अंदर ऑलरेडी पुरानी हवा मौजूद है और ये दोनों हवाएं जो है ना ये अंदर जाकर मिक्स हो रही हैं, तो इस टाइप की वेंटिलेशन को हम कहते हैं इनकम्प्लीट वेंटिलेशन, क्योंकि जो नई हवा है वो पुरानी हवा से मिक्स हो रही है। सो दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट वेंटिलेशन। कंप्लीट वेंटिलेशन के अंदर क्या होता है कि ये नई हवा अंदर जा रही है, कोई पुरानी हवा अंदर मौजूद नहीं, पुरानी हवा बाहर जा चुकी है। सो दिस इज कॉल्ड कंप्लीट वेंटिलेशन। कंप्लीट वेंटिलेशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स के अंदर पाई जाती है, क्योंकि इनका मोस्ट इफेक्टिव या मोस्ट एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। ना हनी बी की फार्मिंग जो है वो एपीकल्चर कहलाती है। सेरीकल्चर जो है वो सिल्क वर्म की फार्मिंग होती है, सिल्क वर्म। एग्रीकल्चर जो है वो प्लांट्स की फार्मिंग होती है, और टिश्यू कल्चर जो है ये टिश्यूज़ को ग्रो करवाया जाता है। ना बेलानोग्लॉसस जो है, बेलानोग्लॉसस एग्जाम्पल है हेमीकॉर्डेट्स की। हेमीकॉर्डेट्स वो होते हैं जिनमें कुछ फीचर्स जो हैं वो कॉर्डेट्स वाले पाए जाते हैं, तो उसकी कॉमन एग्जाम्पल जो है वो है हमारे पास बेलानोग्लॉसस।
यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा, ये दोनों जो हैं, ये जब आप कॉर्डेट्स पढ़ते हैं, कॉर्डेट्स कौन है भाई? कॉर्डेट्स वो होते हैं जिनमें 3 फीचर्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। एक है नोटोकॉर्ड, ठीक है, जो कि एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, सपोर्ट के काम आता है। एक है नर्व कॉर्ड, जिससे आगे जाकर नर्वस सिस्टम बनता है। और एक है फेरेंजियल गिल स्लिट्स, जो कि ओपनिंग्स होती हैं नेक रीजन के अंदर, जो कि एम्ब्रियो को रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, गैस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं ना। कॉर्डेट्स को जब आप पढ़ते हैं तो आप उसे डिवाइड करते हैं 2 ग्रुप्स के अंदर। एक होते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स जो इनिशियल कॉर्डेट थे, और एक हमारे पास होते हैं वर्टिब्रेट्स। प्रोटोकॉर्डेट्स को आप डिवाइड करते हैं यूरोकॉर्डेटा के अंदर और सेफेलोकॉर्डेटा के अंदर। प्रोटोकॉर्डेट्स वो होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड ही रहती है, इससे वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनता। तो प्रोटोकॉर्डेटा में एक यूरोकॉर्डेटा है कि जिनके अंदर जो नोटोकॉर्ड होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ टेल वाले हिस्से में होती है, सिर्फ टेल रीजन में होती है। और सेफेलोकॉर्डेटा में हेड से लेकर टेल तक नोटोकॉर्ड पाई जाती है, ठीक है। तो ये 2 यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, सेफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा। और प्रोटोकॉर्डेटा वो हैं जो कि जिसके अंदर ये दोनों आते हैं। सो दिस इज इट, यहाँ पर ये पेपर ख़त्म होता है।